प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में चार चांद लगाते चल पा रहे होंगे और इसी तरीके से बढ़ती रहना है। और वीर जी जय हो, गुरु जी आपका जय हो रहे। ठीक है, गौतम शर्मा जी हमारे साथ हैं। राम राम सर जी, राम राम जी। अमरीश गौतम गुड मॉर्निंग सर जी। संजीव जी राधे राधे सर, राधे राधे जी। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। गोविंद कुमार जी जय माता दी, गुरु जी जय माता दी जी। और ज्ञानी शर्मा ठीक है, जय बजरंगबली जी। तो चलें तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ते हुए। और अमरीश गौतम जी जय भीम सर जी, जय भीम जी। और सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ चुके हैं और जो ना जुड़े हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो भैया जी आज हमारा होगा, पहले तो हम बात करेंगे जौनपुर की। और एक जौनपुर की यदि बात की जाए तो जौनपुर में मेरे साथी एक सरकी साम्राज्य आया और उस सरकी साम्राज्य की बात जिसकी जो है मतलब 1394 ईस्वी में एक मलिक सरवर जो कि एक किन्नर था, मलिक सरवर ने मेरे साथी जब उसे जौनपुर का सूबेदार बनाया तो जब 1398 ईस्वी में किसका तैमूर लंग ने यहां पर आक्रमण किया, तुगलक वंश का वो नासिरुद्दीन महमूद जो मेरे साथी पराजित हो जाता है। और इसी पराजय का इसने लाभ उठाकर किसने, मलिक सरवर ने, क्योंकि सूबेदार तो था ही वहां का, तो वहां पर एक सरकी साम्राज्य की नींव डाल दी। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट अब कभी भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया जी आप जो है देखो इतिहास है, अब इतिहास में मुगल एम्पायर, अवध और फिर अब तो खत्म सा ही है। और इसके बाद आपके जो टॉपिक चलेंगे ना वो दो दो तीन तीन क्लासों के हैं, बाकी और ज्यादा कुछ ना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं भैया। आप एक बार यहां पर देख पा रहे होंगे मैं बात कर पा रहा था इस जौनपुर की। ये जो जौनपुर है कल भी मैंने बताया, ये बसाया किसने था, ये जौनपुर यहां पर बसा किसने दिया, तो सर जी मतलब कि जोना खां ने, सॉरी जोना खां की स्मृति में 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। तो पहले एक बार भैया जी एक बार यहां पर जौनपुर के बारे में लिख देंगे, ठीक है, और फिर हम जौनपुर को ही कंप्लीट करेंगे। शायद मैंने कल भी करा दिया था जौनपुर, और जौनपुर लिखा दिया। कुछ मेरे साथी कह रहे थे सर जी कि सर की साम्राज्य छुड़वा दिया, ठीक है। तो भैया जौनपुर आप, अब ये बसाया किसने था ये जौनपुर, तो आप करेंगे 1359 ईस्वी में, तभी समझ में आएगा सर की साम्राज्य। 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई का नाम था जोना खां। और चचेरे भाई जोना खां कोष्टक में लिख देना है मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खां के बचपन का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में ठीक है ना, स्मृति में बसाया। ये मैंने कल भी आप सभी को लिखाया होगा भाई, ये लिखा दिया ना मैंने। 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई
और भाई का नाम था जोना खां। जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसा दिया। अब ये जौनपुर यहां पर नक्शे में और यहां पर जो स्मृति में बसाया। और ये जो जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। यदि मैं बात करूं कौन सी बसाया, गोमती नदी के तट पर, यह भी क्वेश्चन आप सभी को लिखना है कि जौनपुर कौन सी गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर एक जमनपुर जगह थी। यहां पर सती क्या थी, जमनपुर, मतलब कि जो जौनपुर जो बना है यहां पर कोई पहले जमनपुर जगह हुआ करती थी और इसी जमनपुर को जौनपुर बना दिया फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही यहां पर एक शाही किले का कंस्ट्रक्शन भी 1362 ईस्वी में कराया, जिसे मैं अभी आज कराने वाला हूं। तो ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। अब बात क्या आती है भैया जी, फिरोज शाह तुगलक के बाद गद्दी पर बैठते जाएंगे। एक आता है मोहम्मद तुगलक, एक कौन सा आता है, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब जौनपुर किसके अधीन है, तो यहां पर आपका दिल्ली है। अब दिल्ली का शासन था यहां पर 1394 ईस्वी में। फिरोज मतलब कि 1300 कब की बात है, 94 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने मलिक सरवर को यहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, किसको, मलिक सरवर को। मलिक सरवर को किसने, तो भैया जी नासिरुद्दीन महमूद ने। तो ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि सॉरी मोहम्मद तुगलक ने, इनके नाम भी तो पॉइंट आप लिखना पहले तो 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में अब नाम था मलिक सरवर। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर। अब ये जो मलिक सरवर था ये एक किन्नर था, ऐसा बताया जाता है। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर को मोहम्मद तुगलक ने, ये फिरोज शाह तुगलक या वैसे तुगलक ना, ये एक नया सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। मलिक सरवर को मोहम्मद तुगलक ने जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया। जौनपुर का क्या होता है, तो जौनपुर का सूबेदार, जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया। भैया जी आज ये पॉइंट भी आप सभी को नोट कर लेना है, जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, आज जौनपुर में, इस जौनपुर में, ये जो जौनपुर है यहां का सूबेदार बन गया मलिक सरवर। और कब की बात है सर जी, 1394 ईस्वी की बात होगी, 1394 ईस्वी में। ठीक है, अब क्या है भैया, आज ये मलिक सरवर जो एक किन्नर प्रजाति से है, जाति से है, यहां का सूबेदार हुआ नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद गद्दी पर आया मोहम्मद तुगलक के बाद नासिरुद्दीन महमूद। और ये कौन से वंश का है, तुगलक वंश के चल रहे हैं। नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में तैमूर लंग ने अटैक कर दिया। और तैमूर लंग ने जिस समय अटैक किया तो यहां पर एक ऐसी अराजकता फैल जाती है और एक मतलब अस्थिरता, और इसी अस्थिरता का लाभ उठाकर इसने जौनपुर को स्वतंत्र कर लिया। किसने, इस मलिक सरवर ने। इस मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र कर लिया और मेरे साथी, हां, जौनपुर में एक सरकी वंश की स्थापना कर दी। ये पॉइंट था नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में। ये भी आप सभी को लिखना होगा, तुगलक वंश के, ठीक है, तुगलक वंश के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में अब ये बताओ मुझे, आपने इतिहास पहले पढ़ा होगा,
तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष अटैक किया था? जल्दी बताओ, एक बार जल्दी बताएंगे, ठीक है, बहुत स्पीड के साथ। सर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही तो है, ठीक है ना। ये मोहम्मद तुगलक है, बिन कहां लग रहा है यहाँ पे है भैया? बिन लग रहा है कहीं बीच में, ना लग रहा ना, ये बिन ना लग रहा, तो ये मोहम्मद तुगलक है। नाम की मैंने बोला कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये खाली मोहम्मद तुगलक है। जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यही गद्दी पर बैठता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1394 से पहले हुआ। अरे भैया मोहम्मद तुगलक है, पहले आप शब्दों को समझा तो करो। मैंने यहां बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं बोला ना, और ना मैंने यहां लिखा। ये मोहम्मद तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा है। बिन तो मैंने यहां लिखा ही ना है कहीं भी बीच में। आप क्यों जो है इतने परेशान हो रहे हो? तुगलक वंश के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में 1398 ईस्वी, ठीक है, 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया। एक पैर से लंगड़ा था ये, इसलिए इसे लंग बोला गया, ठीक है। तैमूर लंग ने आक्रमण किया। आगे बात समझ में, किसने आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया। आज क्या है, इसने तुगलक जो वंश था वो इतना, ठीक है ना, इतना कमजोर पड़ जाता है कि यहीं से देखो 1398 से 1414 तक बैठेंगे तो सही शासक, लेकिन अयोग्य रहे। और वहीं पर खिज्र खान ने फिर सैयद वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में। आगे बात समझ में, तैमूर लंग ने आक्रमण किया और उसी समय मतलब आक्रमण कर दिया। मलिक सरवर ने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर आक्रमण किया, ठीक है। इसी समय ये पॉइंट अब देख रहा था मौका, इसी समय मलिक सरवर ने, कौन सी सरवर की बात? वो जो सूबेदार था, मलिक सरवर ने राजनीतिक, जी सर, मलिक सरवर ने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर भैया जी, उठाकर जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की, ये पॉइंट था भैया। ऐसे ऐसे जो है ये सरकी साम्राज्य बनता है, और सरकी साम्राज्य के फाउंडर अब आपके सामने निकलकर आ गए हैं, ठीक है ना, फाउंडर आपके सामने आ गए हैं। चलो जी, हाँ, और मलिक सरवर को सरची ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना जाता है। इसे उपाधि भी थी सुल्तान उस सर्क की। इसका अन्य नाम, यदि मलिक सरवर के अदर नेम की बात होगी तो आप यहीं लिख देंगे, इसे ख्वाजा जहां भी कहा जाता है। क्या? ख्वाजा जहां भी इसे कहा जाता है। और सर इसकी टाइटल, इसकी जो उपाधि थी, आज उपाधि की बात आती सुल्तान उस सर्क, कौन सा? तो यहां पर लिखेंगे सुल्तान उस सर्क। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पूर्व का स्वामी, ठीक है। क्या होगा सर जी? पूर्व का स्वामी। तो सर ये आप करेंगे, ठीक है ना। मलिक सरवर ने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया और जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर का अन्य नाम ख्वाजा जहां, और इसे सुल्तान उस सर्क के नाम से उपाधि दी गई, जिसका शाब्दिक अर्थ बनेगा पूर्व का स्वामी, ठीक है। चलो यहां तक एकदम करेक्ट है, यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में आ गए? हाँ सर जी, यहां तक आ गए। अब इसी के साथ हम देखें, इसी के साथ भैया जी ये तो पॉइंट आपने पढ़े। अब इसी के साथ आपको एक नाम दिखाई पड़ेगा, और ये नाम
और ये चित्र आप सभी देख पा रहे होंगे। ये चित्र आपके सामने पहुंचा और ये बताइए कौन है ये बताओ ये कौन है। ठीक है, वैसे सबकी फोटो एक सी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरे साथी इब्राहिम शाह सर्की। ये जो चित्र में दिखाई पड़ रहे हैं, इब्राहिम शाह सर्की राज सिंहासन पर बैठेगा। कौन सा? इब्राहिम शाह सर्की। अब सर्की साम्राज्य तो आ गया, इब्राहिम शाह सर्की। कौन सी सर्की की बात? अब ये गद्दी पर 1402 से लेकर 1404 तक। तो आप इसे लिखो भैया जी, 1402 से लेकर 1440 ईस्वी तक। ये आप एक बार जल्दी करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, ये पॉइंट आ गए। सैयद वंश ना होगा सरची, ना होगा सैयद वंश में कोई भी ना पॉइंट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इब्राहिम शाह सर्की जो 1402 से लेकर 1440 ईस्वी तक राज सिंहासन पर बैठ गया, ये वाला ये इब्राहिम शाह सर्की जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण। देखो, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, ठीक है ना, और मध्यकाल में जौनपुर, और एक तो जौनपुर और एक अजमेर। अजमेर से तो हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। तो ये शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बन गया था। अच्छे अच्छे मुगलों ने, और मैं बात करूं जो अफगान वगैरह जैसे शेर शाह सूरी, इन्होंने भैया जी जौनपुर में ही शिक्षा ग्रहण की थी। तो अब इसकी जो उपाधि, ये जो हैं इनकी उपाधि की बात आती है सर, इनकी उपाधि तो आप लिखेंगे सिराज ए हिंद। अब कुछ मेरे भैया कहेंगे सर जी सिराज ए हिंद के नाम से तो जौनपुर को भी जाना जाता है। बिल्कुल, सिराज ए हिंद की इन्होंने भी उपाधि धारण की थी। आगे बात समझ में? तो इसने इब्राहिम शाह सर्की ने कौन सी उपाधि, तो आप बताएंगे ये हो गया भैया जी सिराज ए हिंद की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ गया। और देखो एक चीज और आपने पढ़ा होगा, अटाला मस्जिद है ना, गहड़वाल वंश के एक राजा थे विजय चंद्र, मैंने लिखवाया भी होगा। उन्होंने एक अटाला मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कभी इस जमनपुर में करवाया था। पहले तो जौनपुर कहां बोलते थे, वो जमनपुर, ठीक है ना, क्षेत्र था, करवा दिया कंस्ट्रक्शन। लेकिन भैया जी अब एक और बात है, अटाला मस्जिद के विषय में भी मैं पूरी की पूरी चीजें कराऊंगा, तो इसलिए पहले आप यहीं लिख लेंगे, क्योंकि उससे फिर हट जाएगा ना, अटाला मस्जिद अलग लेकर आऊंगा। तो इसलिए यहां पर एक पॉइंट आपको लिखना है बस, 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा करवाया था सर इसी ने। इसने क्या करवा दिया, तो भैया जी 1408 ईस्वी में 1408 ईस्वी में 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण, अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया। जो कंस्ट्रक्शन था ना, निर्माण पूरा करवाया। लेकिन सर एक पॉइंट तो आप लिख देना यहां पर कि इस अटाला मस्जिद का जो निर्माण कार्य किसने शुरू किया, तो फिरोज तुगलक के समय, ठीक है ना, 1377 ईस्वी में। हाँ सर जी, 1377 की तो बात थी, तो 1377 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करवा दिया था। 1377 ईस्वी में शुरू लिखो, यहां ये शुरू लिखो, जब भी बात बनेगी। स्टार्टिंग इस अटाला मस्जिद के निर्माण का कार्य, तो आप शुरू जो होता है तो 1377 में, माफी चाहूंगा 78 निकली तो नहीं मेरे मुख से, 1377 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, या फिरोज
फिरोज तुगलक के समय। ठीक है, फिरोज तुगलक के समय इसका कार्य स्टार्ट हुआ, लेकिन भैया जी फिर वो तो खत्म, और उसके बाद जो है इसे पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है? इब्राहिम शाह सरकी को। आगे बात समझ में। अब इब्राहिम सरकी के अधीन हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण, क्योंकि इन्होंने भैया जी किसको, जो हमारी जो संस्कृति है ना, और संगीत के बड़े प्रेमी थे, उनको बहुत उन्नति के रास्ते पर पहुंचाया। और जब उन्नति पर पहुंचा दिया तो इसी के शासन काल में साथी जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना गया। क्या तो आप बताएंगे? क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के टाइम पर इब्राहिम सरकी के अधीन हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट कर देना। इब्राहिम सरकी, अब मैं साहा हटा दूं तो सरकी लिख दूं, ठीक है ना, तो आप समझ जाना। हाँ सर, इब्राहिम सरकी आज राज सिंहासन पर बैठा है सरची। कौन? इब्राहिम सरकी के अधीन हुई, इब्राहिम सरकी के अधीन हुई, इब्राहिम सरकी के अधीन हुई सांस्कृतिक, हाँ सरची क्या होगा? तो भैया जी सांस्कृतिक उन्नति के कारण, सांस्कृतिक उन्नति के कारण। आगे बात समझ में, किसके कारण? सांस्कृतिक उन्नति के कारण। कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। ठीक है, भारत का सिराज कहा जाने लगा। अब कुछ मेरे साथी कहेंगे ये सिराज क्यों कहा गया? भाई सिराज क्या है? सिराज ये तो हमें, ये कहां का शहर है? ईरान में भी पड़ता है एक सिराज। वो भी इसी तरीके से सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर चला हुआ था। उसी की देखते हुए, ठीक है ना, अपने इस जौनपुर को भी सिराज बोला गया था। जैसे ईरान का सिराज, तो ऐसे हमारे भारत का सिराज क्या होगा? जौनपुर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम राइट है। तुर्की वंश का रियल फाउंडर मलिक सरवर ही था। ठीक है ना, उसने मलिक सरवर ने ही पूरी की पूरी ऐसे ना छोड़ा उसने आधा अधूरा कि दूसरा कोई आएगा। मलिक सरवर ने पूर्णतः विकसित करके तब भैया जी इनके हाथों में सौंपा। आखिरी बात समझ में। चलो, और एक और बात, ये पॉइंट करेक्ट हो गए। दूसरी बात साथी, इब्राहिम शाह के संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई थी। सर जी इसी के संरक्षण में, तो आप लिख दो। अब मतलब कि इसी के संरक्षण में तो नहीं लिख दूंगा, इसी के, हाँ सर, इसी के संरक्षण में, इसी के संरक्षण में संगीत शिरोमणि एक ग्रंथ है संगीत का। ठीक है, एक संगीत का क्या होगा? इसी के संरक्षण में, किसके? इब्राहिम शाह सरकी के संगीत शिरोमणि, संगीत शिरोमणि। ठीक है, मणि खोई भुजंग सजन्य, संगीत शिरोमणि नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई। ग्रंथ की क्या हुई? तो मेरे भैया रचना हुई। चलो आखिरी बात समझ में। इसी के संरक्षण में संगीत शिरोमणि एक संगीत ग्रंथ था, उसकी रचना हो जाती है। और जौनपुर, अब देखो एक चीज और बताऊं, भारत का सिराज किसे कहा जाने लगा? इब्राहिम सरकी, ये क्या है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। ये लिखा ना है मैंने? है भैया, लिखा तो है। ठीक है, ये लिखा है। तो भारत का सिराज मोहित जी ये लिखा है। ठीक है ना, जौनपुर को कहा जाने लगा। ये पॉइंट ठीक है।
तो आप बताते चलेंगे। अरे भैया, ये क्या लिख रहा है? एक सेकंड रुकेंगे भाई। भाई अरे, रचना हुई थी, पहले तो इसे लिखो। और फिर जो है एक भैया और ज्यादा बेचैन है। ये मैंने लिख तो दिया, यहाँ पर अदर नेम क्या था? ख्वाजा जहां, उपाधि सुल्तान उस सर्क, ये पूर्व का स्वामी, ये लिख तो रहा है मलिक सरवर को। कैसे करोगे भी है? यहाँ लिख तो रखा है, अब बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मलिक सरवर को कौन सी उपाधि प्रदान की गई, आप इग्नोर कर रहे हैं, बता नहीं रहे। अब कहाँ इग्नोर कर रहा हूं भैया मैं, यहाँ के ठीक है ना, लिख तो दिया मैंने, सारी चीज लिख के चल रहा हूं, सारी चीजें लिख के चल रहा हूं। और आप जो है बीच बीच में ऐसे टोकते हो, या तो आप जो है, ठीक है। तो अब यहां भी मैंने जो है लिखा है, नु भारत का सिराज किसी कहा, तो लिख तो दिया जौनपुर को, लिखता रहा हूं, सारी चीजें लिखता चल रहा हूं। और उसके बाद भी आप जो है बीच बीच में ऐसे जो है, और एक और चीज कर रहे हैं, लिखेंगे भी इस तरीके से जो आदमी के एकदम लगे नो, और लिख रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हो आप, बता नहीं रहे कि कौन सी उपाधि प्रदान की गई। ये ऑप्शन में दोनों क्यों आएंगे? अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सरकी वंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो वहां पर इब्राहिम शाह सरकी होगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि भारत का सिराज ए हिंद निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो जौनपुर को, बस। और क्या है? कुछ भी ना है। आ रही है बात समझ में? चलो, यही तो पॉइंट है, और कुछ भी ना है। आगे बढ़ो तुम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी। अब दूसरी बात, इसके बाद एक और बात, इब्राहिम सरकी के समय जौनपुर की एक नई शैली, मतलब स्टाइल, सरकी शैली का जो इमारतों का जो कंस्ट्रक्शन, मुगल शैली होगी, कहीं इंडो सार्सेनिक शैली अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो इस शैली मतलब इनमें जो कटिंग पटिंग मेहराब अनेक तरीके के प्रयोग किए जाते हैं, कहीं पित्रा शैली, तो वो शैली जो इमारत जो बनती हैं, तो एक जो, अब जब हम जौनपुर की इमारतों को देखेंगे, तो जौनपुर की इमारतों में हमें भैया जी सरकी शैली दिखाई पड़ेगी। और वो जो सरकी शैली है, अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आएगा कि जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली में किया गया? तो आप सरकी शैली बताएंगे। क्या? सरकी शैली बता देना, ठीक है। अब ये जो सरकी शैली है, ये किस सुल्तान के समय विकसित, किस सुल्तान के समय डेवलप हुई थी? तो इब्राहिम शाह सरकी के समय। ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो इब्राहिम सरकी के समय जौनपुर की नई शैली ऐसी कर देना, ठीक है। इब्राहिम 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 सरकी के समय, इब्राहिम सरकी के समय जौनपुर की नई शैली, जौनपुर की क्या होगा सर जी? नई शैली। आगे बात समझ में? इब्राहिम सरकी के समय जौनपुर की नई शैली, और शैली का नाम था सरकी, सरकी, ठीक है ना। नई शैली, सरकी शैली, ठीक है, ये कर देना, सरकी शैली का, ठीक है, विकास हुआ था, विकास हुआ था। यही पॉइंट आते हैं, यही पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया। अब इसके बाद एक और आएगा गद्दी पर, महमूद शाह। भैया जी एक और आएगा महमूद शाह, जो कि 1440 से 1457 तक गद्दी पर बैठेगा। इसके आगे आया एक और सुल्तान सरकी वंश का ही, जिसका नाम महमूद शाह, इसकी बेगम का नाम था बीबी राजे, और ये 1440 से 1457 तक राज सिंहासन पर बैठा। जब ये गद्दी पर बैठा तो उधर मेरे साथी लोधी वंश चल गया था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला। लोधी वंश भी मैंने आप सभी को बताया होगा
तो इस महमूद शाह को बहलोल लोदी ने पराजित किया था। ठीक है, बहलोल लोदी ने। ठीक है, इसे किसने पराजित कर दिया? तो आप लिखेंगे भैया बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने पराजित किया। ये आप सभी को कर देना है, पराजित किया। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, ये तो पॉइंट हमारे समझ में आ गया। महमूद शाह को किसने? बहलोल लोदी ने पराजित किया। अब इसी के साथ एक और बैठेगा। हाँ, अब इसी के साथ एक और बैठेगा सर जी, इसमें बस इतना ही है। अब मोहम्मद शाह भैया जी एक और गद्दी पर बैठा और जिसका नाम होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आपका 1457 से 1458 तक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह का भी कोई भी सरकी वंश में 1 वर्ष तक बैठा कोई ऐसा वो पॉइंट ना जो कि मैं आपको लिखा पाऊं। ठीक है, इसका भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहा। अब इसी के साथ एक और आएगा जिसका नाम होगा हुसैन शाह सरकी। ये रहा हुसैन शाह सरकी। ठीक है, उस टाइम का फोटो हुसैन शाह सरकी का। कभी ऐसा, ठीक है ना, कभी ऐसा रहा करता था, कभी ऐसा रहा करता था। ठीक है, इसके समय जौनपुर, इसके समय में जौनपुर कभी आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, इसके टाइम पीरियड में ऐसा था जौनपुर। चलो जी, अब ये अगला यही है हुसैन शाह सरकी। कौन सा भैया जी? आप एक और कर देना, हुसैन शाह सरकी। अब ये राज सिंहासन पर बैठेगा सर 1458 से 1479 तक। 1458 से लेकर और 1479 ईस्वी तक ये राज सिंहासन पर बैठ गए हुसैन शाह सरकी। ये बैठे हुसैन शाह सरकी। और उस समय देख लो, ये बताएंगे क्या है। ये जामा मस्जिद थी, है ना, उस टाइम की। और ये आपका पुल हो गया शाही पुल, गोमती नदी पर बना हुआ है। ये सारी चीजें मैं आप सभी को कराऊंगा ही। ठीक है, अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी संगीत के बड़े संरक्षक थे। ख्याल गायकी के विकास का सिरा बहुत बढ़िया आशुतोष पटेल जी। झांझरी मस्जिद, कोई युद्ध नहीं हुआ था, ना हुआ। आगे चले, यहीं से आगे बढ़ जाऊं भाई, यहां तक एक बार बताएंगे। हुसैन शाह सरकी तक कंप्लीट है। और हुसैन शाह सरकी वंश का अंतिम शासक था ये। सर जी एक पॉइंट और आप सभी को लिख देना है। ये सरकी वंश का, कौन से? सरकी वंश का अंतिम शासक था। सरकी वंश का अंतिम शासक, ये आप सभी को लिख देना है। अब क्वेश्चन यही तो पूछा जाएगा कि सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर, जैसे ख्वाजा जहां के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसने सुल्तान उस सरकी की उपाधि, पूर्व का स्वामी जैसी उपाधि धारण की। और सर इस वंश का अंतिम जो शासक होगा उसका नाम होगा हुसैन शाह सरकी। जब बहलोल लोदी ने हरा दिया तो फिर कैसे बैठ गए? तो जौनपुर यूं थोड़ी है कि उसने पूरा गद्दी, मतलब जौनपुर अपने अधीन कर लिया था। पराजित हो गए, युद्ध में पराजित हुए, पराजित होने के बाद जौनपुर लौट गए। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि किसी ने जो हरा दिया, अब तुम्हारी जो है लड़ाई होगी गांव में लड़ाई होगी और एक गुट ने आप पे बजा दिया, बजा भी ठीक ठाक दिया, अब तुम अपने घर ना आओगे। ऐसे थोड़ी है कि उसने घर पर ही कब्जा कर लिया है भैया, घर पर थोड़ी कब्जा किया है। अभी तो पराजित किए हैं क्योंकि ये लड़ने गया था। ठीक है, अब जो लड़ने गया तो वहां जगह बहलोल लोदी ने इसे पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद अपने घर लौट आए। उसने अभी अधिकार नहीं किया है, जौनपुर को अपने कब्जे में नहीं लिया, पराजित करके लौट आए क्योंकि दिल्ली में अपना जो शासन स्थापित करना चाह रहे थे। अभी इसने देखा कि भैया वहां मुकाबला बहलोल लोदी से, यही है बस, और क्या है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात क्या है
हुसैन शाह सर की राज सिंहासन पर बैठा इस संगीत का बड़ा प्रेमी था। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली के विकास और बड़ा ख्याल के रचनाकार के रूप में इन्हें याद किया जाता है। ख्याल गाए जाते हैं, ठीक है, क्या मेरे साथी ख्याल गाए जाते हैं? तो पहली बात तो ये होगी, इसी हुसैन शाह सरकी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली के विकास, भारतीय, हाँ सर जी, कौन सा होगा? तो भैया जी भारतीय भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल। अब ख्याल आपने तो ना सुना होगा, बड़े बूढ़े गाया करते थे ख्याल शैली का विकास। कौन सी शैली की बात? तो भैया जी ख्याल शैली का डेवलपमेंट। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली के विकास, ख्याल शैली का विकास, ठीक है, इसी के टाइम पर। और बड़ा ख्याल के रचनाकार के रूप में, और साथ ही ख्याल भी दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा ख्याल, एक बड़ा ख्याल। और बड़ा ख्याल के रचनाकार के रूप में, बड़ा ख्याल के रचनाकार के रूप में याद किया जाता है, रूप में याद किया जाता। एकदम करेक्ट कर देना है, ठीक है। किसे? तो आप राइट करेंगे सर जी, वो किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ख्याल शैली का विकास, ठीक है, वो किसके? तो हुसैन शाह सर की। सर 1479 ईस्वी में, ये कल मैंने भी आपको बताए थे, ठीक है। अब मैंने कल भी आप सभी को बताया कि 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने, ये जितनी भर भी सुल्तान हुए, देखो सभी का जो निशाना रहता है वो केंद्र की तरफ रहता है, दिल्ली की तरफ। आज भी देखे, पहले तो युद्धों के तरीके से जीता जाता था, आज हमारा, ठीक है ना, लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है, और सारी की सारी सत्ता जनता के हाथ में, वो जिसे चाहे उसे राजा बना दे, जिसे चाहे उसे राजा के पद से हटा दे। अब देखेंगे राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस हो गई, ठीक है, आम आदमी पार्टी, बीएसपी पार्टी, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय लेवल की। तो ये उस समय भी तो केंद्र था, तो ये तो राष्ट्रीय लेवल के थे जो दिल्ली पर बैठे थे सुल्तान। फिर छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी, ठीक है ना। अब छोटी पार्टी आपने देखी होंगी, उसके बाद में भैया जी फिर और छोटे दल, और भी तो छोटे दल हैं जो किसी को कहीं का सूबेदार बना दिया, किसी को कहीं की जिम्मेदारी दे दी। तो आज जैसे पहले शासन था ऐसी आज है, ठीक है भाई। देखें हम, ग्राम प्रधान हो गए, किसी गांव की जिम्मेदारी थी, उससे बड़ा जिला पंचायत बना दो, जिसे जिले की जिम्मेदारी दे दी गई है। ऊपर को विधायक आ गए, एमपी आ गए, ठीक है, मुख्यमंत्री पूरा साम्राज्य संभाल रहा है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही था सारा का सारी, ठीक है। चलो जी, ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। हाँ सर, अब एक और बात क्या आती है, 1479 ईस्वी में, ये कल भी मैंने आप सभी को बताया था, 1479 ईस्वी में, ठीक है ना। अब किसने भैया जी, कन्नौज के निकट कालपी का युद्ध हुआ था। ये कन्नौज के निकट कालपी के युद्ध में, कालपी के युद्ध में, हाँ सर, किसके? कालपी के युद्ध में। अब किसने? तो भैया जी बहलोल लोदी ने पराजित कर दिया, पराजित करके जौनपुर को, अब जौनपुर कल भी मैंने लिखवाया था, जौनपुर को किसमें? दिल्ली सल्तनत में मिलाया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, और अपने पुत्र सल्तनत में मिलाया। बर्बक को है ना यहां का सूबेदार नियुक्त किया था। ये कल मैंने पॉइंट आप सभी को लिखाया भी था, कल वाला, ठीक है। चलो जी,
बच्चों का जो जवाब ऐसे देते हैं जैसे हमने सवाल पूछकर कोई बहुत बड़ा अपराध। अरे भैया, अपराध ना किया उन पॉइंट ने, तो आप देख लो कि जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, आप पूछ रहे थे कि जो है मतलब भारत का सिराज किसे, मैंने पहले ही सारी चीजें नहीं लिखवा रहा हूं। मैंने तो ना बोला तुमने अपराध कर दिया, मैं तो कह रहा हूं जब पॉइंट ने लिखवा रहा हूं मैं, और उसके बावजूद भी आप कह रहे किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो अब मैं एक और चीज बताऊं, इन्हीं चीजों से बहुत बड़ी कक्षा है, इसमें 1000+ बच्चे लाइव चल रहे हैं, डिस्टर्ब होती हैं चीजें, कि जो चीज मैं लिखवा दी मैंने और उसको आप बार बार और एकदम जो है धमकी सी देके और लिखेंगे। इग्नोर क्यों कर रहे हो आप, इग्नोर क्यों कर रहे हो? सिराज किसे कहा जाता है, जब मैं लिख रहा हूं कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा, और उसके बाद भी आप जो है नो अपराध कर दिया। मैंने तो ना कहा, तो मैं बता तो रहा हूं हर पॉइंट को। ठीक है, और एक एक कुछ बताता चलता हूं कि भैया जी ये देखो, ना ले गया हूं मैं पीछे, ना पॉइंट पर मैंने जो है लाया हूं, तो मेरी गलती है। ठीक है, और उसके बावजूद भी जब सारी चीजें ने हम कर रहे हैं, और ठीक है उसमें भी आप बार बार जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दिक्कत होती है। ठीक है, चलो ये पॉइंट। अब ये कालपी जो है, अब ये जालौन में पड़ता है। इसी कालपी में तो महेशदास बीरबल का जन्म हुआ था। ठीक है, तो युद्ध हुआ था वो कालपी का, है ना? तो कालपी युद्ध हुआ था। ठीक है, चलो अब दूसरी बात क्या आती है सर? दूसरी बात यहीं पर हम देखेंगे, ये एक मस्जिद थी जिसका नाम था, एक और चीज, एक चीज और लिख दो यहां पर। ठीक है, एक चीज और लिख दो, चलो यहीं। हुसैन शाह सरकी ने संगीत में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उसे गंधर्व की उपाधि से सम्मानित, या गंधर्व की उपाधि उसने धारण की थी। पहली बात तो ये आपकी हो गई भैया जी, जामा मस्जिद, ये जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये जौनपुर की सबसे बड़ी। पहली बात तो एक और लिखेंगे, हुसैन शाह सरकी ने, कौन सी सरकी की बात तो भैया जी आप करेंगे, हुसैन शाह, हुसैन शाह सरकी ने, हुसैन शाह सरकी ने संगीत में महारत हासिल की। महारत हासिल करने के बाद, ऐसे लिख दो चाह, हुसैन शाह सरकी ने संगीत में महारत हासिल करने के बाद, हासिल जी सर, करने के बाद, करने के बाद गंधर्व की, जी सर, कौन सी? गंधर्व की उपाधि धारण की थी, गंधर्व की उपाधि धारण की थी। अब ये भी पॉइंट है कि भैया जी गंधर्व की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप बताएंगे सर जी हुसैन शाह सरकी ने। ठीक है, किसने? हुसैन शाह सरकी ने। ये पॉइंट एकदम राइट होगा, ये पॉइंट एकदम करेक्ट। तो गंधर्व की उपाधि किसने धारण की? हुसैन शाह सरकी ने। अब एक चीज और, जामा मस्जिद, जिसे जामी मस्जिद या बड़ी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, अब ये आपके सामने दिखाई पड़ रही होगी, जामा मस्जिद। ठीक है, कौन सी मस्जिद? तो भैया जी जौनपुर की जामा मस्जिद। और इसे सर हम जामी मस्जिद भी बोल देंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? जामी मस्जिद। और या सर जी जामी मस्जिद या बड़ी मस्जिद भी, या हम बोले सर जी कौन सी? बड़ी मस्जिद। जामी मस्जिद या बड़ी मस्जिद भी हम इसे कहेंगे सर। तो अब इसके निर्माण की बात आती है। अब ये आपके सामने जो मस्जिद है, इसका कंस्ट्रक्शन अब किसने करवाया? तो सर हुसैन शाह सरकी ने। कंस्ट्रक्शन की बात है, कंस्ट्रक्शन तो 1470 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात? तो भैया जी 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी ने, हुसैन शाह हुसैन शाह सरकी ने पूरा करवाया। हुसैन शाह सरकी ने
पूरा करवा दिया। ठीक है, पूरा करवाया। ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है ना, कौन सी मस्जिद है ये आपकी जामा मस्जिद है। ये जौनपुर की जामा मस्जिद है। ये कहां की है तो आप बताएंगे। ठीक है, ये जौनपुर की जामा मस्जिद है। तो इसी का कंस्ट्रक्शन जो आपका करवाया था वो किसने, पूरा 1470 में हुसैन शाह सरकी ने। अब एक और मस्जिद, ये तो अब देखो एक और बात बताऊं, अब जौनपुर दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया, दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। अब ये सर की पर की सब समाप्त हो गए हैं सर, ये सभी की सभी क्या समाप्त हो गए, अब ये दिल्ली के अधीन कार्य करेगा। अब मैं एक मस्जिद और आपके सामने, ये मस्जिद आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी, बच्चे भी यहां पर बैठे हैं, और ये मस्जिद बताओ कि कौन सी है, लाल दरवाजा मस्जिद। भैया जी कौन सी, तो एक मस्जिद और आप लिख देना, लाल दरवाजा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद। आगे बात समझ में, जी सर, लाल दरवाजा मस्जिद। अब कुछ कहेंगे सर जी ये कहां स्थित है, लाल दरवाजा मस्जिद वो आपकी जौनपुर में ही, ये मैं जितनी भर भी कराऊंगा ना, ये सभी की सभी जौनपुर में ही होंगी। लाल दरवाजा मस्जिद ये आप लिख देना सर जी, ये आपकी जौनपुर में। ठीक है ना, लाल। अब देखो एक जामी मस्जिद 1470 में हुसैन शाह सरकी ने उसका कंस्ट्रक्शन करवा दिया। ठीक है, हाँ ऐसे तो हर जगह है उपेंद्र जी, बदायूं में जामा मस्जिद वो तो इल्तुतमिश ने, दिल्ली की जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने। ठीक है, अयोध्या में भी है, मतलब कि लखनऊ में भी है, तो बहुत ऐसे जामा मस्जिद, मतलब कि ये जौनपुर की मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है सर, इसका दरवाजा तो लाल नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है ना, ये लाल वलवा पत्थर से निर्मित है, तो इसलिए इसे लाल दरवाजा मस्जिद बोल दिया। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके जो है हो गए, समझ में आएंगे। अब इसका निर्माण, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। अब लाल दरवाजा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कौन पहले बताएगा, कंस्ट्रक्शन किसने, चलो आपने पढ़ा होगा इतिहास, तो इस क्वेश्चन को बता दो कि लाल दरवाजा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया। हाँ, एक दिल्ली में भी है, दिल्ली की तो भारत की सबसे बड़ी है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये मैं जौनपुर की मस्जिदों की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब भैया जी 1447 ईस्वी में, ठीक है 1447 ईस्वी में, 1447 ईस्वी में कुछ स्रोतों की बात करें तो हमें भैया मैं पहले ही बता रहा हूं, कुछ स्रोतों में हमें 1450 भी मिलेगा, कुछ स्रोतों में 1450, क्योंकि आपके हाथ में फोन है, एक सेकंड में करेंगे कि लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण कब हुआ, तो तुरंत पहला जो शब्द आएगा 1450 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है कि कुछ स्रोतों में 1450 या 1455 भी मिल जाएगा। ठीक है, 1455, लेकिन जो राइट जो होगा ना, जो राइट जो है वो 1447 है। ठीक है, आगे बात समझ में, कुछ स्रोतों में आपको 1450 1455 भी मिलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन 1447 में। ठीक है, अब देखो सर जी गद्दी पर कौन था, गद्दी पर उस टाइम पर कौन बैठा था, महमूद शाह, ये रहा ना महमूद शाह, और महमूद शाह की जो पत्नी थी जिसका नाम था बीबी राजे ने, ये था 1440 से 1457 तक। अब इसी की पत्नी थी जिसका नाम था मेरे साथी बीबी राजे 1447 ईस्वी में सुल्तान, अब ये सर की सुल्तान था, ठीक है ना, सुल्तान महमूद शाह की पत्नी, और पत्नी का नाम था बीबी राजे। ठीक है, पत्नी का नाम मेरे साथी बीबी राजे ने करवाया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कई बार क्वेश्चन आएगा सर जी, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आएगा मस्जिद क्या होता है सर, कैसे अफ्रीका महाद्वीप से हो, मस्जिद क्या होता है ए भैया। ठीक है, चलो
तो सुल्तान महमूद शाह की पत्नी बीबी राजे ने इसका कंस्ट्रक्शन करवा दिया। सुल्तान महमूद शाह की पत्नी बीबी राजे ने। ये पॉइंट एकदम करेक्ट कर देंगे। और इमारत का दरवाजा लाल पत्थरों से निर्मित है। ये जो इमारत है ना, ये इमारत का जो दरवाजा है, इसका जो ये मतलब दरवाजा लाल पत्थरों से निर्मित है, जो चुनार से पत्थर मंगवाया गया था, इसलिए इसका नाम लाल दरवाजा मस्जिद है। ठीक है, चलो जी। अब एक और बात क्या है भैया, इमारत का दरवाजा लाल पत्थरों से निर्मित है, ये भी पॉइंट आप लिखेंगे। इमारत का दरवाजा लाल पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, लाल पत्थरों से निर्मित है, जिसे चुनार से, अब चुनार कहां पड़ता है, मिर्जापुर में ना, जिसे चुनार कहां, मिर्जापुर में पड़ता है सर जी। चुनार से मंगवाया गया था, चुनार से मंगवाया गया था। ये पॉइंट एकदम राइट करेंगे कि लाल दरवाजा मस्जिद के लिए जो लाल पत्थर ये कहां से, तो आप बताएंगे सर जी चुनार, मिर्जापुर से। पॉइंट एकदम करेक्ट है। अब इस बीबी राजे ने जामिया हुसैनिया मदरसा और कॉलेज की स्थापना भी मेरे साथी, एक जामिया हुसैनिया नाम था, मतलब कि मदरसे का, जामिया मिया करना है, जामिया, ठीक है, हुसैनिया, जामिया हुसैनिया, ठीक है, जामिया हुसैनिया मदरसा और कॉलेज, ये इस नाम से थे, जामिया हुसैनिया मदरसा और मदरसे ही थे। अब ये कॉलेज के रूप में भी परिवर्तित हो गए हैं। कॉलेज की स्थापना मतलब कि पढ़ने के लिए जो मदरसे तो हुआ करते थे, अब इन मदरसे का स्थान कॉलेज वगैरह ने ले लिया। तो जामिया हुसैनिया मदरसा और कॉलेज की स्थापना भी बीबी राजे ने करवाई थी, बीबी राजे ने करवाई थी। ठीक है, बीबी राजे ने करवाई, ये भी आप सभी को करना होगा। तो भैया जी, जामिया हुसैनिया मदरसा और कॉलेज की स्थापना बीबी राजे ने ही करवाई थी। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? संदीप सिंह यादव जी, इस सर कोर्स इस तरह तो 1 साल में पूरा होगा। कोर्स मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं आपसे फिर कहता हूं कि बार बार इस तरह की आप कमेंट्स करते हैं, और आपने जो है ये पूरे की पूरे, ठीक है, अच्छा, पूरे की पूरे सब ढक दिए, कॉपी पेस्ट कर करके। यदि आप इतना ध्यान भी देते, यदि मैं पॉइंटों को करा रहा हूं, यदि आप नोट्स बनाते, क्योंकि आप लगातार 15 मिनट से कर रहे हैं, और 15 मिनट से आप कॉपी पेस्ट पे हैं डायरेक्ट, कि सर का ध्यान कैसी पड़े और मैं इन्हें बताऊं कि इस तरीके से, और हंसने की और इमोजी लगा दिया आपने अपने जीवन के, अपनी कंपटीशन के 15 मिनट खत्म कर दिए। और ये 15 मिनट पता है कितने मूल्यवान थे। मैं फिर बार बार कहता चलता हूं कि आप में ही, ठीक है, आप में कुछ ऐसे मेरे साथी बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कमेंट्स से। मैं पहले ही कहूं कि भैया कमेंट्स पर आप फोकस ना करेंगे, अपनी कक्षा पर, और कोई पॉइंट एक्स्ट्रा दिखाई पड़े तो तुरंत नोट्स अपने जो है नोट्स में ऐड कर लो। कुछ ऐसे मेरे साथी हैं जो चुपचाप अपनी कक्षा में लगे हुए हैं, वो ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, हम तुम तो दर्शक ही हैं, वो खिलाड़ी हैं वास्तविक रूप से, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो गहनता के साथ लगे हुए हैं, उन्होंने वो गर्दन झुका रखी है। आपका ध्यान बार बार अब आप लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट दड़ा दड़ करे जा रहे हैं। ये 1 घंटा आपने दिया, और 1 घंटा आपने कमेंट्स में निकाल दिया इस तरीके की। ठीक है, कोर्स मेरे हाथ में है। जिस दिन आप मुझे ये कह दोगे ना कि सर जी इस दिन तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, करा दूंगा मैं।
आ रही है बात समझ में। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने अभी ये 2 पेपर हल्के से दे दिए, ऐसा हल्का पेपर ना आएगा आपकी। मेरे को कभी आप सोच रहे हो कि हमारा ऐसे ही पेपर आ जाएगा जैसे जूनियर असिस्टेंट के पिछले पेपर उठा के देख लो। यूपी जीके से आपने इतना पढ़ लिया, यहां तक 5 ही क्वेश्चन कर सकते हो अभी। यूपी जीके की पैटर्न की ना पता आपको। आ रही बात समझ में ना? तो मैं फिर आपसे कहता हूं, इस तरीके के जो है अच्छा ना लगता। आप जो है पढ़े लिखे हैं, अभी तो वैसे ही आप देखो कि भैया जी शॉर्ट लिस्ट ना हुए हैं, अभी वो मेरिट पेरिट भी ना लगी। कभी ऐसा ना हो सारे के सारे अरमान धरे रह जाए। तो इसलिए चुप अपने उस ईश्वर पर ध्यान लगाते हुए अपनी मेहनत पर फोकस करो। बाकी इन चीजों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखा। आ रही बात समझ में? और मुझे पता है कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। आप यूपी पीसीएस में भी जाकर बैठ जाना, वहां भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आ रही बात समझ में ना? तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप करते चलो, इन कमेंट्स में कुछ भी ना रखा। आप एक बड़ा सा फर्रा लिख देते हो, सर जी ये वो अगड़म झगड़म जो भी है। कभी अपने अंदर भी कोई कमी झांकी है? कुछ तो ऐसे होंगे कि 40 साल के हो गए होंगे, 10 साल उनसे मैं छोटा होऊंगा। कुछ कमी अपने अंदर झांक कर देखना कि क्या कमी रही कि जो हमारा सिलेक्शन आज तक रुकावट बना हुआ है। कोई किसी सर के बारे में लिख देगा, कोई किसी सर के बारे में लिख देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा नहीं है। और दूसरी एक और बात है, मैं अब मंडे को ही कक्षा ले पाऊंगा, क्योंकि कल परसों तो चलेगी ना। ठीक है ना, अब मंडे को ही कक्षा लूंगा, क्योंकि घर में एक छोटा सा ही प्रोग्राम सा है। तो पापा हमारे हैं नहीं, पापा पिछले ईयर से मतलब एक्सपायर हो गए थे। पापा होते तो वो अपने आप जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते, तो घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो इसलिए जो है मुझे रहना पड़ेगा जरूर ही। तो इसलिए मैंने पहली बार आपकी जो है क्लास ऑफ करी होगी, और मजबूरी है इस कारण। ठीक है, तो आप पिछला अपना जो रिवीजन करना बढ़िया तरीके से, जो पीछे की चीजें हैं उन्हें आप रिवीजन करते चलना। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करूंगा आप सभी से मंडे को मुलाकात करूंगा। बाकी आप सारी चीजों को नोट करते चलना। सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।